चलिए, हम लोग कल पढ़े थे यानी पिछले दिन जंतु उत्तक और पादप उत्तक में अंतर के बारे में नहीं पढ़े थे। फिर पादप उत्तक के विस्तार से हमने चर्चा किया था कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बीजोत्तकी उत्तक और एक होती है स्थायी उत्तक। बीजोत्तकी उत्तक वैसे उत्तक जिसमें विभाजन की क्रियाएं लगातार चलती रहती है, और अस्थायी उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्रियाएं नहीं होती। फिर बीजोत्तकी उत्तक स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का हमने देखा था: शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। अस्थायी उत्तक को फिर से हमने आगे जाकर के 2 भागों में बांट दिया था, जिनमें पहला हमने देखा था सरल अस्थायी उत्तक। समरूप कोशिकाओं से बने उत्तक को सरल अस्थायी उत्तक कहते, और ये भी 3 प्रकार की थी: मृदुत्तक यानी पैरेन्काइमा, स्थूल कोण उत्तक कॉलेनकाइमा, और दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मृदुत्तक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक। फिर हमने पढ़ा था जटिल उत्तक, वैसे उत्तक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती है, उसे हमने कहा था जटिल उत्तक। और ये देखा था हमने 2 प्रकार की, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखा था, और कोर कोशिकाओं के बारे में हमने देखा था। क्लियर? यहां तक देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में कि जंतु कोशिका कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या काम है, कैसे कैसे इसकी संरचनाएं हैं, इन सब के बारे में। देखिए, जंतु कोशिका जंतु उत्तक वैसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से क्या होती है, अनुरूप एक समान होती है, माने कार्य भी एक और संरचना भी एक। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को, कोई पूछे आपसे कि उत्तक क्या है, तो क्या बोलेंगे? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है ना? वैसी कोशिका का समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य के अनुरूप एक समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जंतु तक बोलेंगे। और जंतु तक को विभाजित करने की बात करें तो जंतु तक को 4 भागों में बांटा गया है। आपसे कोई पूछे कि जंतु तक कितने प्रकार से हैं, तो 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें नंबर 1 है एपिथीलियमी। क्या है? एपिथीलियमी यानी उपकला उत्तक। कोई दिक्कत? जंतु तक को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन? एपिथीलियमी उत्तक। आगे देखेंगे फिर कौन कौन है। पेशी उत्तक हैं, संयोजी उत्तक हैं और तंत्रिका उत्तक है। ठीक है? कौन कौन है? एपिथीलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ठीक है? फिर इन सब के अलग अलग पार्ट हैं जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल समझिए कि ये उपकला उत्तक यानी कि जो एपिथीलियमी उत्तक है, ये क्या है। तो आप जो शरीर की जो ऊपरी त्वचा देख रहे हैं ना, ये बाहरी त्वचा, और शरीर के भीतर के जो अंदर की त्वचा है, इन त्वचा का निर्माण करने में किसका काम? एपिथीलियमी उत्तक का। तब अब एपिथीलियमी उत्तक कहाँ पाई जाती, समझ गए? कहाँ कहाँ? त्वचा के बाहरी यानी शरीर की बाहरी और भीतरी परतों के निर्माण में एपिथीलियमी मदद करती है। अब आपके हाथों में जो देख रहे हैं, ये ऊपर की जो भाग आपको दिखाई पड़ रही है, ये कौन सी उत्तक है? एपिथीलियमी उत्तक। अब देखिए, ये इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये जो देख रहे हैं आप ना, इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। ये बाहरी जो मतलब भाग है, तो आंतरिक अंगों को क्या करती है? रक्षा करती है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग है ना, इनकी ये क्या करती है? रक्षा। ये विसरण, श्रवण और अवशोषण में मदद करती है। ये हमारी विसरण की क्रिया भी करती है, श्रवण की क्रिया भी करती है, अवशोषण की क्रियाएं भी करती है। आप कभी देखे होंगे, जब आप अधिक समय तक पानी में काम करते हैं, तो आपके हाथ की जो मांस है वो क्या हो जाती है? सब सिकुड़ जाती है, उजला उजला हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह बाहर के पानी को ये हाथ क्या कर लिया होगा? अवशोषित कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, यानी अवशोषण का काम कर लिया नहीं। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर की त्वचा से अपने आप जो है ना, पसीना बाहर निकलती रहती है। क्या? तो ये निकलती रहती है, अर्थात वो वहां पर क्या कर रही है? प्रासरण की क्रिया कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये श्रवण, विसरण, प्रासरण इत्यादि की क्रियाएं को करती रहती है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? तो आपसे कोई पूछे कि भाई एपिथीलियम उत्तक कहाँ पाई जाती है, तो शरीर के बाहरी त्वचा पर। इसका क्या काम? तो श्रवण की क्रिया, प्रासरण, अवशोषण इत्यादि का काम करती है, और यह हमें कई मतलब शारीरिक अंग जो है ना, उनकी रक्षा करती है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, ये जो एपिथीलियमी उत्तक आपने देखा, इनकी 4 भाग हैं। कोई पूछे आपसे एपिथीलियमी उत्तक कितने भागों में बांटा गया है? 4।
पहला है हमारी सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी। हमारा पहला क्या है? सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी। यह उत्तक की कोशिकाएं चपटी अत्यंत पतली होती है, माने ऊपर का जो सबसे भाग जो है एकदम, जिसको पहला चमड़ा आप समझ रहे हैं, इसको नहीं कहता है कि हमारे चमड़े की बहुत परत होती है, ये ऊपर की जो परत है ये किसकी बनी हुई है? सल्की या सल्काभ एपिथेलियमी उत्तक का। ये बड़ी पतली और चपटी होती है और इससे हमारे शरीर में मुख गुहा, जिह्वा, ग्रास नली, आहार नाल इत्यादि बनी होती है। हमारी जो मुख गुहा है ना, आहार नाल है ना, ये सब जो है किसकी बनी होती है? तो एपिथेलियमी उत्तक की बनी होती है। कोई दिक्कत? कौन एपिथेलियमी? तो सल्काभ। अगर कोई पूछे कौन एपिथेलियमी, तो सल्काभ। दूसरा है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। ठीक है, कौन उत्तक? स्तंभाकार। यह मुक्त सिरे पर सूक्ष्म नंस्वाकार पाए जाते हैं, यानी इसकी संरचना अगर देखिएगा आप तो इसकी संरचना के ऊपर में ना आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? मुक्त सिरा की मतलब ऊपर संरचना दिखाई पड़ेगी। जैसे देखिए ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ये देख रहे हैं स्तंभाकार हो गया, ये स्तंभ की तरह, और ऊपर में सूक्ष्म नंस्वाकार ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे उत्तक को क्या बोलेंगे हम लोग? स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि यह मुक्त सिरे पर क्या पाई जाती है? रंसाकुर पाई जाती है। ये छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। अभी देखा आपने कि मुख गुहा का काम सल्काभ, लेकिन जब छोटी आंत जो हमारे शरीर में होती है उसके जो भीतरी स्तर का निर्माण करने में किसका काम? तो स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक का। ये आंतरिक अंगों के सहारा प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर में जो अंग है ना उसको ये क्या करती है? सहारा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, खंभा, नहीं खंभा। स्तंभ का मतलब क्या? पिलर, खंभा। अब आपके शरीर में पिलर खंभा का मतलब क्या? अरे आपके शरीर पर छप्पर थोड़ी चढ़ाना है, नहीं ना छप्पर चढ़ाना है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंगों को वो क्या करती होगी? सहारा देती होगी, नहीं? इसलिए उसको कहते हैं हम लोग कौन उत्तक? स्तंभाकार एपिथेलियमी उत्तक। तो अभी तक आपने देखा एपिथेलियमी उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिसमें 2 प्रभाव सल्काभ एपिथेलियमी और दूसरा स्तंभाकार एपिथेलियमी। अब आगे हमारा है क्यूबाइडल। अगला हमारा क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियमी उत्तक। क्यूबाइडल एपिथेलियम की वैसी कोशिका जो घनाकार होती है, देखने से आपको कैसा लगेगा? घनाभ के आकार का, जैसे ऐसी संरचना। वो संरचना कैसी दिखाई पड़ेगी आपको? घनाभ की आकार की। ये हमारा देख रहे हैं ना, ये घनाभाकार आकार की संरचना दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसमें रहेंगे संरचना। ऐसे इसका हम फोटो सेट किए थे लेकिन नहीं हो पाया था, लेकिन आप पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे। माने घनाभ जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ेगी। घनाभ देख रहे हैं ना, संरचना इसी तरह से दिखाई पड़ेगी, तो उसको कहते हैं हम लोग घनाभाकार मतलब एपिथेलियमी उत्तक। अब ये है, यह लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं ना, जैसे हम भोजन करते हैं तो यहाँ पर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे, सेब्डिवुलर, सेबलिंगुअर और पैराटिड लार ग्रंथियां होती है। तो ये लार ग्रंथियां किसकी बनी होती है? क्यूबाइडल की। और हमारे शरीर में सफेद ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां, और ये भी किसकी बनी होती है? तो क्यूबाइडल की। ठीक है, चलिए आगे हमारा है प्रॉक्सिमल एपिथेलियमी। यह ट्रैकिया के भीतरी स्तर का निर्माण करती है। यह किसका? ट्रैकिया जो होती है ना, ट्रैकिया समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? सांस लेने वाली नली है, जो देख रहे हैं आप, सांस लेने के लिए हमारे नाक से ऐसे गया है, ऐसे हम इसको कहते हैं नासा द्वार और नासिका बेसम कहते हैं। इसके बाद हमारी श्वास नली है, ये हमारे शरीर में श्वास नली है, लेकिन यही नली को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? श्वास नली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया कहते हैं। क्लियर? तो ये ट्रैकिया जो है ना, ये किसका निर्माण करते हैं? प्रॉक्सिमल एपिथेलियमी। ट्रैकिया का निर्माण कौन करती है? प्रॉक्सिमल एपिथेलियमी उत्तक। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि जंतु उत्तक का सबसे पहला हमारा है कौन? एपिथेलियमी। यानी एपिथेलियमी के 4 भाग, सल्काभ एपिथेलियमी, स्तंभाकार एपिथेलियमी, क्यूबाइडल एपिथेलियमी और प्रॉक्सिमल एपिथेलियमी। कोई दिक्कत है यहां तक? आपने समझ गया? चलते हैं आगे की ओर। अब हमारे बॉडी में क्या ये केवल एपिथेलियमी उत्तक ही पाई जाती है? नहीं, इसके और सारे हैं, जिनमें दूसरा हमारा है संयोजी उत्तक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी मतलब जोड़ना। संयोग माने क्या होता है? जोड़ना। यानी 2 छोटे छोटे उत्तकों को, 2 छोटे छोटे अंगों को अगर जोड़ने का जो काम करती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजी उत्तक। अगर आपसे कोई पूछे कि संयोजी उत्तक क्या है, क्या बताएंगे? कि वैसे उत्तक जो जोड़ने का काम करती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संयोजी माने जोड़ना। तो वैसे उत्तक जो 2 उत्तकों को जोड़ने का काम करती है। इस कोशिका की संख्या बहुत कम होती है। देखिए इसकी संख्या ना, माने जो उत्तक होती है इनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम होती है। ऐसे आपने देखा जो पहला एपिथेलियमी, दूसरा आपने देखा
ये सलकाव या कोई भी जो भी देखा आपने, उन सब में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनमें संख्या बहुत ही कम होती है। ये संयोजी ऊतक अंतर कोशिकीय स्थान कम होती है, माने इनमें अंतर कोशिकीय स्थान माने दो कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है इनमें बहुत ही कम होती है, और इनमें मैट्रिक्स पाई जाती है। माने उनके भीतर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का मतलब एक चिपचिपा द्रव समझिए, माने जो कोशिका होती है ना संयोजी ऊतक, उनके बीच में कुछ मैट्रिक्स पाए जाते हैं, चिपचिपा द्रव होता है, लसलसा चीज जो उसको बांध के रखती है। क्या जैसे अब ईंट से ईंट जोड़ना होता है तो ईंट पर ईंट रख देंगे तो जुड़ जाएगा? नहीं, उनमें तनी लसलसा वाला क्या लगा देते हैं? सीमेंट लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं। पहले के जमाने में चूना और छोआ लगता था। हम लोगों का घर जो बना हुआ था ना, वो सुर्खी चूना और छोआ, ठीक है ना, उसको सुर्खी ट्रक से गिरा, फिर उसको लोग मिट्टी जैसे नहीं रखता है वैसे रख दिए, फैला दिए, और उसमें दो चार टीना जो है छोआ डाला गया, फिर छोआ आता था वो मतलब लसलसा पिन चीज रहता था, टीना में आता था, और उसके बाद ना काला रंग का रहता, उसके बाद उसमें थोड़ा सा चूना मिला दिया गया, सबको सौन सान दिया गया, अब मिस्त्री जो है वो करनी से उस पर डालते गया, ईंट पर ईंट रखते गया, घर तैयार हो गया। ठीक है ना, मिट्टी पर नहीं बनता था, ईंट पर, सॉरी ईंट का घर जो है ना पहले मिट्टी पर भी जोड़ाता था, और वो सुर्खी कहते थे, सुर्खी पर जोड़ाता था। अब वो सब जमाना खत्म, अब कौन सी? सीमेंट। यही लसलसा समझिए एक तरह से मैट्रिक्स जो है वही समझिए कि एक तरह से क्या है, लसलसा चीज रहता है जो आप बॉडी में पाया जाता है। कहाँ? खास करके तो संयोजी ऊतक में। ठीक है, चलिए अब इन आंतरिक अंगों में रिक्त स्थान होते हैं, लेकिन वे भरे रहते हैं। रिक्त स्थान होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वो जो भी रहते हैं वो भरे रहते हैं, खाली नहीं रहते हैं। हमारे बॉडी के संयोजी ऊतक में रिक्त स्थान रहता है, लेकिन वो भी भरे रहते हैं। और संयोजी ऊतक कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। तो आप समझ गए संयोजी ऊतक क्या? वैसे ऊतक जो हमारे शरीर में जोड़ने का काम करती है, कोशिका को या ऊतक को जोड़ने का काम करती है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान बहुत ही कम होते हैं, और जो भी रहते हैं उसमें मैट्रिक्स भरे रहते हैं, नहीं यानी खाली बिल्कुल ही नहीं रहता है। अब चलते हैं संयोजी ऊतक का अगर प्रकार देखें तो ये भी 3 प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा वास्तविक संयोजी। पहला हमारा क्या है? वास्तविक संयोजी। ठीक है, अब कहिएगा सर जी वास्तविक संयोजी क्या है? ये संयोजी ऊतक 3 प्रकार के, इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना, अब वास्तविक संयोजी में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनमें एरियोलर ऊतक है। ठीक है, एरियोलर ऊतक, उनमें कई कोशिकाएं, हिस्टोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिकाएं, है ना, ये सब पाए जाते हैं इनमें। क्लियर? इनमें कौन कौन सी पाया जाता है? ये वास्तविक संयोजी यहां लिखा गया है। वास्तविक संयोजी ऊतक में अस्थि, मांसपेशी इत्यादि को जोड़ने का काम करती है। ये अस्थि मांसपेशी को जोड़ने। अब कहेगा सर जी नहीं समझे, अस्थि, अस्थि माने हड्डी, और ये मांस, दोनों को ना जोड़ने का काम करते हैं। नहीं तो हड्डी अलग रहता है, मांस अलग रहता, तब मांस सब लटक जाता, नहीं लटक जाता, नहीं। ये मांस जो पूरे बॉडी का मांस है उसको कौन सहारा दिए हुए है? हड्डी दिए हुए, नहीं तब ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या? नहीं तो ये हड्डी इसमें से हटा दीजिए मुड़ी में से, तो सब गुदबा जो है ना के लोथरी हो जाएगा, पता ये नहीं चलेगा कि राकेश सर जी खड़ा है। क्या रे, हड्डी हमारे शरीर से हट जाएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हड्डी से मांस यानी मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन किया है? वास्तविक संयोजी, है ना। इसके भीतर कई तरह के ऊतक, कौन कौन? हिस्टोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिका इत्यादि कई तरह की इसमें आती है, वास्तविक कोशिका के अंदर आती है। अब इसका काम क्या है? तो त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का, या तो मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ेगी या अस्थि से मांसपेशी को जोड़ेगी। साथ ही हमारे शरीर में आंतरिक अंगों को ढीलापन प्रदान करती है। ढीलापन नहीं करेगा ना तो हिलवे डुलवे नहीं करेगा हमारे शरीर। क्या जी? हिलेगा डुलेगा? अगर कड़ा हो जाए हाथ, तो हाथ को आप ऐसे उठाइएगा, ऐसे, खाने के लिए ऐसे नहीं एना करके ले जाना होगा। क्या जी? ऐसे कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा। ये ढीलापन करने का काम कौन करती है? हमारी संयोजी ऊतक। कौन करती है? यानी हड्डी है ना, हड्डियों को भी जोड़ती है ये, या आगे पढ़ेंगे, हड्डी को भी जोड़ने का काम करती है। ये कौन करती है? हमारा त्वचा और मांसपेशियों को आंतरिक में ढीलेपन से बांधे रखती है। इसी में आता है एक एडिपोज ऊतक। इसी में क्या आता है? एडिपोज। इस ऊतक में बसा बूंदे भरी रहती है। एडिपोज ऊतक में क्या रहता है? बसा की बूंदे। अब बसा का मतलब क्या समझ रहे हैं? फैट, फैट माने मोटापा। ठीक है ना, खास करके ये ना औरतों में ज्यादा पाई जाती है, लड़कियों में ये ज्यादा पाई जाती है। अब पुरुष में ये वसा पुंज जो होती है वह बहुत कम होती है। इस शरीर में ना गर्मी प्रदान करती है। एडिपोज ऊतक क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है। ठंडा में देखिएगा अगर शादी ब्याह हो, नहीं तो औरतें लोग जो शादी ब्याह में जो भाग लेती है, बस ऐसा साड़ी पहनेगी, स्वेटर उटर नहीं पहनेगी, पूरा अच्छा सा साड़ी ब्लाउज पहनेगी, अब पीछे जो है ना पूरा प्लेटफॉर्म रहेगी खुले ना, इतना को डिजाइन ब्लाउज का।
ठीक है ना, और उसको ठंडा नहीं लगेगा, उसको ठंडा लगता है, उसको ठंडा नहीं लगेगा। और उसी पुरुष को देखिएगा, दूगो स्वेटर है, एगो दस्ताना, ऊपर से मोफलर और टोपी पहले ठंडा लग रहा है, हाँ उसको ठंडा लग रहा है भाई, देख रहा है ना। और वो औरतों को ठंडा नहीं लग रहा है, किसके कारण? यही एडिपोज उत्तक, उसमें एडिपोज उत्तक ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। महिलाओं को ऐसे भी ठंडा कम लगता है, समझ रहा है ना। ये किसके कारण होती है? हमारी एडिपोज उत्तक के कारण, समझ रहे हैं। और एडिपोज उत्तक जब ज्यादा हो जाती है ना, तो शरीर मोटा हो जाता है, यानी वसापुंज, समझिए एडिपोज उत्तक ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में वसापुंज ज्यादा हो जाती है, तो मोटा शरीर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मोटा हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना, बाहरी चोट से हमारी अंगों को क्या करती है? ये बचाती है, नहीं बचाती है। मान लीजिए अगर हम पातर दुबर रहेंगे, एक फैट मारिएगा पूरा धस धधा के धस जाएगा पूरा, ना हो तनी मोटगर चोटकर रहेंगे तो ऊपरे ना रह जाएगा, अंदर मेला में चोट नहीं लगेगा क्या जी। मान लीजिए हमारा हड्डी है, ये हड्डी है, हम थोड़ा सा पतला दुबला रहेंगे, मारिएगा सीधे हड्डी में लगेगा, नहीं लगेगा। हो सकता है कहीं हड्डी कमजोर रहेगा तो धसक जाए कहीं, क्या जी, एक आध गो अंग। मोटगर रहेंगे तो ऊपरे ना गुद गुद कर रह जाएगा, धप धप, कुछ नहीं होगा, नहीं जी। तो एडिपोज उत्तक हमारी क्या करती है? आंतरिक अंगों की रक्षा करते, ध्यान रखेंगे। एडिपोज उत्तक क्या करती है हमारे शरीर की, ठीक है। चलिए अब चलते आगे, हमारा है श्वेत तंतुमय उत्तक। देखिए उसी में वास्तविक उत्तक का ही भाग है ये। पहला हमने देखा एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, और ये हमारा श्वेत तंतुमय उत्तक। ये टिंडन का निर्माण करती है, क्या करती है? और मांसपेशी को अस्थि या दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है। अगर आपसे कोई पूछे अस्थि से अस्थि जोड़ने का काम कौन, तो श्वेतमय तंतु उत्तक, है ना। श्वेत तंतुमय उत्तक जो है ये हमारी क्या करती है? दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। माने मांसपेशी माने मांस से मांस को जोड़ने का। देखिए यहाँ से यहाँ का मांस अलग है, यहाँ से यहाँ का मांस अलग है, यहाँ से यहाँ। अब अगर पशुओं का मांस खाए होंगे, मुर्गा उर्गा का देखिएगा तो उसके पैर का मांस अलग होता है, गर्दन का मांस अलग होता है। ऐसे हम लोगों में भी देखिए, नहीं दे ये जांग का मांस अलग दिखाई पड़ रहा है, एकदम लगता है पूरा मोटगर मोटगर है, गुदगर गुदगर है, नहीं गुदगर है। इसी तरह से गर्दन में देखिए उसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, कितनों मोटा जाए आदमी तो इसका मांस लुथरू लुथरू होगा, नहीं होगा। यानी कि सबका मांस अलग है। तो इन सारे मांसों को जोड़ने का, मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करेगी? श्वेत तंतुमय उत्तक। चलिए दूसरा हमारा है पीला तंतुमय उत्तक। ये लिंगामेंट का निर्माण करती है। अब देखिए लिंगामेंट जो होता है ना, वो बड़ी कड़ी चीज होती है। टेंडन, मैट्रिक्स, ये सभी लसलसा चीज है, ये भी जोड़ने का ही काम करती है। लेकिन लिंगामेंट जो होता है एकदम बिल्कुल कड़ा होता है, सीमेंट जैसा कड़ा कर देता है, एकदम पूरा कठोर बना देता है। तो ये किसको जोड़ती है? तो अस्थि से अस्थि, यानी हड्डी से हड्डी को। याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि हड्डी से हड्डी यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम कौन करती है? पीला तंतुमय उत्तक, है ना। यानी कि उसको लिंगामेंट कह सकते हैं। कौन करते हैं उसको? और अस्थि से मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का काम टेंडन, यानी श्वेत तंतुमय उत्तक। कोई दिक्कत? अब लिंगामेंट समझ गया कि वो कड़ा होगी, जैसे हड्डी में जाएगी तो कड़ी रहती है। हड्डियां जल्दी टूटती है क्या? अब समझिए जिसमें अगर ज्यादा लिंगामेंट होगा उनकी हड्डियां क्या होगी? काफी मजबूत होगी। और जिसकी मतलब हड्डियां में लिंगामेंट कम होगा तो उसकी हड्डियां कमजोर होगी। क्या कोई आदमी देखिएगा खटिया पर से गिरा एकदम ठीक ठाक है, नहीं एगो हड्डी उसका भसक गया, छत पर से गिरा फिर भी ठीक है, एकदम दंदना करके। हम लोग बचपन में थे ना, छठा सतमा पांचवा में पढ़ते थे ना, बुझने उझने नहीं आता था कि गिरेंगे तो एगो हड्डी कहीं निकल गया था, पिताजी तो मार के देंगे, कचू मर निकाली है तो बात की बात थी नहीं। लेकिन हम लोग अपना धियापुता में अभ्यास करते थे, क्या छते पर से कूद जाते थे। ऐसा भी कि अरे कूदना है, बैठना नहीं है, खोरे रहना है। अरे भाई एगो ठेवना वाला हड्डी निकल के कहीं ऊपर से सड़क गया तब क्या होगा? लेकिन तभी कूद जाते थे हम लोग, हमको याद है ऐसा हम लोग कई बार कूदे हैं छत पर से। कूदते थे, खड़े कोशिश करते कि सब लड़का में खड़े रहेंगे। नहीं होता, पहले अपने गांव में बोर्डिंग होता था तो गड्ढा कोड़ करके नीचे डाला रहता था और ऊपर से कूद जाते थे हम लोग नीचा। देखिए ये सब बुझने नहीं आता था उस समय, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कहीं एक आध गो हड्डी फट्टी फसक जाता तो पता नहीं क्या होता उस समय, लेकिन चलिए कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब है ये हमारी शरीर में ना क्या है, लिंगामेंट की संख्या क्या थी? ज्यादा थी, मात्रा ज्यादा थी, जिसके कारण हमारी हड्डियां को वो क्या करती है? जोड़े रखती है, खिसकने उसकने नहीं देती है। अब चलते हैं, इसी का एक है कंकाल उत्तक। क्या हमारा? अब देखिए कंकाल उत्तक, अब समझ ही रहे ना, बॉडी में कंकाल का मतलब क्या? शरीर जो हमारी अस्थियों से बनी हुई है, हमारा बॉडी जो है, देखिए मांस तो ऊपर से चमड़ा उमड़ा दे दिया है, तक लेपा पोती कर दिया है, लेवा उबाला लगा दिया है, तनका चिकन चुनमुन लगे, क्या नहीं। अगर मान लीजिए केवल अस्थि रहेगा ऐसा अगर हो जाए मान लीजिए हमारा बॉडी, तो आप लोग यहाँ रहिएगा?
अभी हमारे चेहरे का जितना मांस है ना अचानक उतर जाए तो सब जिधरे तिधरे माहे भागिएगा, करने से गेट खोजिएगा, करने नहीं हो, उल्टाते पुलटाते फरार है कि नहीं। लेकिन ऐसी ये हमारी क्या है, अस्थि है। और इन सारी अस्थियों को जोड़ने का काम कौन करती है, हमारी कंकाल उत्तक। ये जो देखे ना, शरीर के अन्य उत्तक को सहारा देती है, ये हमारे शरीर में सहारा का काम करती है ये अस्थि, ठीक है ना। जोड़ने का काम तो वो कौन करती थी, टेंडन और लिगामेंट करती है, नहीं करती है। लेकिन हमारी जितनी भी अस्थियां हैं, जितनी भी उत्तक हैं, जितनी कोशिकाएं हैं, इस सबको कौन जोड़ती है, तो कंकाल उत्तक उसको सहारा प्रदान करती है और ये कोमल अंगों की रक्षा करती है। अब जैसे कि देखिए हमारा ब्रेन है, क्या ब्रेन यानी मस्तिष्क, वो गुद्देदार मांसल चीज होती है भाई, गुद्देदार और मांसल है, बहुत ही कोमल है। अगर उसको चोट लग जाए तो समझिएगा कि बात खत्म है। नहीं, अगर मान लीजिए अगर उसको गहरी चोट लग जाए तो लोग जीता नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने इसको बनाया कैसा कि एक मजबूत खोपड़ी दे दिया, हड्डी, ये बड़ा मजबूत है, नहीं मारिएगा तो ये फूट जाएगा, चनक जाएगा, दरार हो जाएगा, नहीं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, क्या है कि नहीं। कहीं अगर कुल्हाड़ी से धर के हुमच दिए हुए एकदम पूरा हलहला दिए पूरा नीचे, तब ब्रेन आपका खत्म। ब्रेन में अगर लग गया तो फिर जीने की कोई आशा ही नहीं है, रिसाइकलिंग मोड में भी आप नहीं मिलेंगे दोबारा करके, क्या है नहीं। इसीलिए हमारे जो पुलिस होते हैं ना, उन लोगों को कहते हैं कि बउआ मोटरसाइकिल चलाते हो ना तो कम से कम हेलमेट पहनो। क्या हेलमेट नहीं पहनोगे तब फिर खोजने के बाद भी अपने माता पिता को नहीं मिलोगे, परिवार वाले खोजेंगे कि कहाँ हैं, तो कहाँ मिलेंगे, अयोध्या घाट नहीं तो सिमरिया घाट में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ब्रेन में चोट। अभी हाल फिलहाल अपने गांव में एक घटना घटी है ना, एक औरत एकदम साधारण से आ रही थी, पता नहीं सूखे में वो गिर गई और गिरने के बाद उसके ब्रेन में चोट लग गया। नहीं, 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रही और उनका क्रियाक्रम भी खत्म हो चुका है, नहीं हो चुका है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें क्या है कि ब्रेन एक कोमल अंग है और उनकी रक्षा के लिए क्या बना है, अस्थि बनी हुई है। इसी तरह से हमारे बॉडी में ये फेफड़ा, ये दिल, नहीं ये सब जो है एक कोमल अंग है, बहुत कोमल होती है। और इनको मान लीजिए अगर किसी से अगर झगड़ा हो जाए तो पकड़ के ऐसे करके हुमच के दबा देगा कस के, बस वो सब फेफड़ा जो है एगो इन्हें भाग जाएगा, एगो होने भाग जाएगा, दिल मुंह माहे निकल के बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी ना। तो इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, इसको बना दिया है बक्ष गुहा। ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे हमको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे शरीर में गुद्दा उद्दा है। जो सिंगल फ्राइबल वाला आदमी होता है, सिंगल फ्राइबल समझ रहे हैं ना, पतर का आदमी जो होता है लिख लिख वाला, वो जब गंजी उंजी खोलेगा ना तो देखिएगा पूरा हड्डी दिखाई पड़ेगा, ऐसे कैसे करके, नहीं ऐसे ऐसे करके धारी धारी, नहीं जैसे इसमें दिखाई पड़ रही है, इसमें दिखाई पड़ रही है, ऐसे हड्डी उसमें दिखाई पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग वक्ष गुहा। ये क्या कहते हैं हम लोग, वक्ष गुहा। ये हमारी शरीर की किसकी रक्षा करती है, फेफड़ा, फेफड़ा और अन्य अंगों की सुरक्षा करती है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे बॉडी में कंकाल उत्तक का क्या काम, आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे जंतुओं में 2 प्रकार के उत्तक, कौन कौन, तो एक हमने पढ़ा एपिथेलियमी उत्तक, उनके 4 भाग, सल्काभ एपिथेलियमी, स्तंभाकार एपिथेलियमी, क्यूबाइडल एपिथेलियमी और पक्षमल एपिथेलियमी, हो गया। फिर हमने पढ़ा संयोजी उत्तक, जो 2 उत्तकों को जोड़ने का काम करती है। ये 3 प्रकार की, नहीं एक वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। अब तरल पढ़ते हैं कि भाई तरल संयोजी क्या है। तो समझिए तरल का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि देखिए, हाँ एक चीज और, ये जो आप पढ़ रहे थे अभी कंकाल उत्तक, ये 2 प्रकार की होती है, एक उपास्थि और एक अस्थि। ये क्या होती है, एक उपास्थि होती है और ये क्या होती है, अस्थि। इनमें मैट्रिक्स लसलसा होता है, यह वाह्यकर्ण, ठीक है ना, नाक और श्वास लनी में पाई जाती है। एक होता है हमारा जो है ना अस्थि माने हड्डी, तो हड्डी भी एक होता है कमजोर और एक होता है मजबूत। एक हड्डी भी होता है क्या है, कमजोर। अब देखिए ये कान का हड्डी, देखिए ना हड्डी तो है ही नहीं है, हड्डी हो एकदम ना कर हिलाइएगा डुलाइएगा पूरा हिल जाएगा, नहीं हिल जाएगा। लेकिन ये वाला हाथ को हिला के देखिए तो ना कर हिलेगा, नहीं हिलेगा, चमड़ा हिल जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये कलाई है, यहाँ पर तो जोड़ है, लेकिन यहां से यहां तक की बात जो कर रहे हैं ये हड्डियां, इसको आप हिला करके तनिका देखिए तो
यहाँ से नचेगा नहीं नचेगा, अरे यहाँ से यहाँ तक ना चाहिए, इसको थोड़ा झुका के दिखाइए हमको, झुकेगा नहीं झुकेगा। लेकिन कान वाला देखिए पूरा झुक जाता है, वो नचा देते हैं। नाकों वाला ना ना हो जाता है, ऐसे मत कर लेना कुमकुम, नहीं तो नाक टेढ़ हो जाएगी तोरा, और टेढ़ हो जाएगी तो समझ रहा है ना कुछ बढ़ जाएगा, है कि नहीं। हाँ तो इसीलिए थोड़ा नाक पर ध्यान रखिए। हाँ तो नाक को मत टेढ़ करना तुम। तो बता रहे थे ये कहाँ पाई जाती है, हमारी बाह्य कर्ण, इसके बाद नाक में और श्वास नली में। ये जो देख रहे हैं श्वास नली जो गया है, ये बड़ा ही मुलायम होता है। देखिए ऐसे, देखिए श्वास नली जो है ना हमारा, ऐसे करके छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे 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 हड्डियों से बनी होती है, ठीक है। इसके ऊपर परत रहता है, जा अरे वाह, ऐसे ऐसे रहती है बनी हुई, ये श्वास नली है, ऐसे एकदम मुलायम हड्डियों से बनी होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मिट जाता है पता नहीं कैसे। हाँ ध्यान दीजिए, तो श्वास नली समझ गए कि हम लोगों को श्वास नली, बाह्य कर्ण, कान और नाक की अस्थियां जो होती है वो उपास्थि होती है। अस्थि में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। हमारी हड्डियों में क्या होता है, अब आप हमारे यहाँ कोई आता है आदमी एक्सीडेंट करके आता है, कहता है गुरुजी देखिए ना मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गए थे, दवा तो खाए हैं लेकिन फिर भी दर्द रहता है कुछ ज्यादा। हम बोले चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई, अरे आप हमारे यहाँ आए हैं ठीक होके जाइएगा, भोले बाबा का आशीर्वाद है। कुछ कैल्शियम टेबलेट उनको दे देते हैं, कहते हैं 1 महीना खाइए, खाइएगा ठीक हो जाएगी। होता क्या है कि उनके बॉडी में ना कैल्शियम की मात्रा अगर मिल जाएगी तो वो अस्थियां क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, नहीं अर्थात तो उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो हमारी अस्थि समझ गए, माने उसमें कौन सी रहेगा, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कंकाल उत्तक कितने प्रकार के, 2, कौन कौन, उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक, ठीक है। उपास्थि से बनता है बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नलियां इत्यादि जो मुलायम हड्डियां होती है क्या, और अस्थि से बनती है जो कड़ी हड्डियां होती है, जैसे हमारे हाथ, जांग, ये सब की हड्डी जो है बड़ी मजबूत होती है, ये सब जल्दी टूटता फूटता नहीं है। हाँ अरे ईश्वर जिसको चाहता है उसको तो उठा के पटक देता है, टूट जाता है, वो अलग सी बात है, नहीं लेकिन ऐसे सामान्यतः जल्दी टूटती नहीं है। चलते हैं आगे, हमारा है, आगे हमारा क्या है, तरल उत्तक। अब देखिए रक्त को ना तरल भाग कहते हैं, हमारे बॉडी का जो रक्त है ना वो क्या है, तरल भाग है। बड़ा मजेदार है, परीक्षा में बहुत ही पूछता है और क्लास 10th के लिए भी है, इसलिए ध्यान सुनिएगा ये भाग। रक्त तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। हमारे शरीर में खून है ना, उसके जो तरल भाग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा, क्लियर। और प्लाज्मा 55% होता है और रुधिर कण 45%, माने पूरे खून को 2 भागों में बांट दिया, एक प्लाज्मा और एक ठोस कण। तब प्लाज्मा 55% और ठोस कण 45%। प्लाज्मा का रंग जो ना हल्का पीला होता है, हल्का पीला, पेट्रोल देखें आप लोग, पेट्रोल, ठीक है ना, वैसा ही समझ लीजिए, एकदम वैसा ही देखने को लगेगा आपको प्लाज्मा। तब कहेगा सर जी तो ऐसे हमारे शरीर में से तो निकलता नहीं है। देखिए वो निकलता जब है तो उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग कैसा दिखाई पड़ता है आपको, लाल दिखाई पड़ती है। हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग कैसा दिखाई पड़ती है, लाल। लेकिन प्लाज्मा रहता है, हमारे खून में क्या है, 45% प्लाज्मा है, कोई दिक्कत, सॉरी 55% क्या है, प्लाज्मा, और 45% उसमें ठोस कण पाए जाते हैं, क्लियर। और ये प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। कैसा होता है, हल्के पीले रंग का और क्षारीय। ये तरल संयोजी उत्तक रक्त लसिका की तरह से उत्तक होती है, यानी कि ये जो होती है ना हमारी क्या है कि तरल संयोजी उत्तक जो है ये हमारी लसिका की तरह होती है। देख रहे 55% प्लाज्मा और 45% क्या है, हमारी रुधिर कण है। अब चलते हैं आगे, इन रुधिर कणों को, यानी प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में ऐसे याद रखेंगे अलग अलग कण होते हैं, वो तो बाद में आगे देखेंगे। फिलहाल समझिए ये जो रुधिर कण है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कण, ठीक है, या कोशिका कह सकते हैं, लाल रुधिर कोशिका। अब ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन इसमें जो रहता है, इसमें 96% हीमोग्लोबिन और 4% प्रोटीन रंजक इत्यादि इसमें लगे रहते हैं, कोई दिक्कत। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारे बॉडी जो है ना, माने उसका जो खून है वो लाल दिखाई पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछे कि खून का रंग किसके कारण लाल दिखाई पड़ती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, कोई दिक्कत। इसका आकार कैसा होता है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना आरबीसी, इसका आकार कैसा होता है, तो आप पेड़ा खाए होंगे ना, पेड़ा,
बिल्कुल देखेंगे ऐसे 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 गोल बनाता है, बना करके चपका के अब बीच में दबा दिया। तस्तरी नुमा समझिए, डिश नुमा समझिए, नहीं समझ रहे हैं? देख रहे हैं, दिखाई पड़ रही होगी आपको लोगों को कैसी है? यही हमारी लाल कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। अब देखिए इसका बहुत काम है बॉडी में, सबसे इसका काम है ना, इस शरीर को ऊर्जा देती है। अगर कोई आदमी सुनते होंगे कि चलते चलते गया, थक गया, हाँफ रहा, कहता है बउआ जी अहाँ कन आवे खातिर ना 4 बेर उठ बैठली हन तब अली हन ना, अली तो पेठिया पर बैठली, फिर हुनका कन बैठली, ऐसे ऐसे करके था, बहुत कमजोरी शरीर में बुझाई है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप उसको, कि उनके बॉडी में ना आरबीसी क्या हो गया है, कम हो गया है। शरीर में आरबीसी कम गया, समझिए कि रक्त की मात्रा में ये क्या है, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, उनको बस एक दवा दे दीजिए जिससे ब्लड बने। ऐसे उनको पालक कहिए खाने के लिए, लेकिन पालक खाएंगे तो फिर हमारा साहू मेडिसिन चलेगा कैसे भाई? चले उसके लिए क्या करना होगा हमें, एक डेक्सोरेंस दे दीजिए, आर्बिटोन दे दीजिए, हेप्टोग्लोबिन दे दीजिए, कोई आयरन टॉनिक चेरी जो भी हो, उनको एक आयरन टॉनिक दे दीजिए। आयरन जैसे ही शरीर में जाएगा, शरीर में क्या बनेगी, रक्त बनेगी, हीमोग्लोबिन बनेगा, शरीर अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? समझ रहे बात को? अगर किसी को थका तो आरबीसी का काम तो समझ गए होंगे क्या करना हमारा है, ऊर्जा का निर्माण करना। हमारे शरीर में आरबीसी का काम क्या है, इसमें लोहा होता है। देखिए लोहा, अभी क्या बोले, आयरन टॉनिक, आयरन टॉनिक यानी कि लोहा वाला टॉनिक। अब लोहा घोर के नहीं पिला देना है उसको, लोहा वाला टॉनिक जिससे शरीर में क्या बने, रक्त बने, खून बने और उसमें लोहा की मात्रा हो। तो ऐसे, और इनकी संख्या क्या होती है हमारे बॉडी में, बहुत ज्यादा होती है। याद रखें आरबीसी की संख्या कितना, बहुत ज्यादा होती है। और इसकी उम्र कितनी होती है, तो कम से कम 4 महीना, 30 दिन का महीना होता है ना, तो 4 महीना यानी 120 दिन। इसकी आयु कितनी, अगर आपके शरीर में अगर ये जन्म लेती है आरबीसी या बनती निर्माण होती है, तो 120 दिन बाद ऑटोमेटिक मर जाती है। अब 1-2 दिन ज्यादा हो कम हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक औसतन हमारा किताब क्या कह रहा है कि कम से कम कितनी इसकी आयु है, 100। आरबीसी का कितना, 4 महीना यानी 120 दिन। काम क्या समझ गए, क्या काम, ऊर्जा बनाती है, ताकत देती है ना। इसका आकार कैसी, तस्तरीनुमा, और खून का रंग क्यों लाल, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलते हैं आगे, इसी का है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या समझ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी का मतलब हुआ श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यू से हो गया व्हाइट, बी से हो गया ब्लड और सी से हो गया सेल, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कण, कोशिका कह सकते हैं, सेल्स माने कोशिका। अब देखिए इसका क्या काम है, देखिए आप जो भोजन करते हैं ना, भोजन नहीं, तो आरबीसी समझिए गाड़ी है। आरबीसी क्या है, एक गाड़ी है, वो गाड़ी पर बैठा हुआ जा रहा है, भोजन को ले जा रहा है। रास्ते में तो भाई कोई अगर कीमती चीज जा रही हो तो रास्ते में बहुत सारे पकड़ने वाले लोग रहते नहीं रहते हैं, लूटने वाले लोग रहते हैं। तो ये आरबीसी तो उसको ले जा रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, गाड़ी के चारों तरफ पूरा तैनात रहता है। कौन चीज लेके, बंदूक, तलवार का जमाना है जी, बंदूक लेके तैनात रहता है। आ कौनो कीटाणु विषाणु आ गया, हमला किया भोजन पर, तो पहले हे रे देख लो बुआ, ठीक है कर देंगे तो ये। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं से ये बचाती है, क्या करती है, और शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता लाती है। अगर मान लीजिए कि जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा हो तो वो बीमार जल्दी नहीं होता है। क्या कोई आदमी देखिएगा 15 ही दिन में बीमार होता है, थोड़ा सा ठंडा आया तो सर्दी धर लिया, बुखार हो गया, फिर थोड़ी सी बरसात हुई तो खांसी हो गया, कभी उसको खुजली धैले है, कभी नोचनी धर लिया। अरे भाई ये कौन बीमारी है, आपको हमेशा बीमार ही रहते हैं। इसका मतलब है कि उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है, उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम है, और जो बीमार जल्दी नहीं होते हैं उनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा है। और ईश्वर की कृपा है कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं ना, कभी हमारा कोचिंग बंद होता है क्या, नहीं देखे, क्यों, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है। जो भी भोजन करते हैं एकदम सही रूप से आरबीसी उसको ले जाता है और डब्ल्यूबीसी उसको किसी को खोने नहीं देता है, एकदम खड़ा रहता है। जब तक गाड़ी पहुंच नहीं जाए कोशिका तक तब तक ही छोड़ता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी आयु बहुत कम होती है, 2 से 3 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितने, बहुत कम भी है, संख्या भी शरीर में कम, उम्र भी कम है इसका, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी अगर कम जाए तो बीमारियां होने लगेगी, जल्दी ठीक नहीं होगी।
खास करके आप एक सुनते होंगे बीमारी एड्स की बात सुनते होंगे, नहीं ऐसे अपने गांव वार में तो होता नहीं है, ये सब तो बड़े बड़े महानगर में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। लेकिन एड्स की बीमारी जब होती है तो उसमें क्या होता है, पहली बात तो होगा तो पता चलेगा नहीं, जब लंबी समय हो जाती है समय में तब पता ही चलता है, और जिसको हो जाता है उनके शरीर में कुछ नहीं होता है, WBC की संख्या कम हो जाती है, अब रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो गई। बस देखिए वो जो एड्स है ना, एड्स का जो कीटाणु है HIV, वो क्या है कि बॉडी में जब गया तो WBC को क्या कर देता है, मारते जाता है, खाते जाता है, ठीक है। और जब मारते गया खाते गया तो WBC की संख्या कम हो जाएगी, तो अब आपको कोई बीमारी लगेगी तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ना तो आपको बुखार लगा तो ठीक होगा, ना आपको खांसी हुआ तो ठीक होगा। अब बुखार लगा तो बुखारे में लगते जाइए, ठीक है। अब राकेश सर से आप सुई लीजिएगा, शाम सुबह जाके 2 सुई लगा देंगे, जब तक सुई का पावर रहेगा ठीक रहेगा, फिर कल होकर के वही हाल नहीं। और धीरे धीरे ना आपके शरीर का वजन कमने लगेगी, इसके बाद आपका शरीर के मांस जो है धीरे धीरे कमने लगेंगे, और अंत में समझ रहा है। चलिए, तो कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में ये WBC का भी बहुत बड़ा, RBC का तो कम है ही, RBC तो हमें ऊर्जा तो देती ही है, लेकिन WBC क्या करती है, हमारी बीमारी से बचाती है। हमारी जो कीटाणु विषाणु है ना, इसको क्या करती है, और इसका आकार देख रहा है ना, ये ऐसे ही आकार की रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये नोक नोक जैसी संरचना दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, हमारा एक इसी में आता है रुधिर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटस। रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइटस। अब ये थ्रोम्बोसाइटस क्या है, देखिए ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन गोलाकार, नहीं माने गोलाकार संरचना होती है, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी इसकी संरचना देख रहे हैं ना, कैसे कैसे नोकीला जैसा निकला हुआ है, और ये प्लेटलेट्स। अब इसका क्या काम हमारे बॉडी में भाई, तो इसका काम याद रखेंगे, इसकी भी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इनका काम है हमारे शरीर के रक्त को थक्का बनाना, रक्त के शरीर को थक्का बनाना। अब कहिएगा शरीर में अगर थक्का बन जाए तब कैसे होगा जी, हाँ तो बात सही है कि शरीर के अंदर अगर रक्त थक्का बन गया तो हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक होती है ना, वो किसके कारण होती है, कभी सुनते होंगे आप लोग कि फलाने व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक हो गया, अरे चल रहा था साइकिल पर से गिरा, हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कैसे हो जाता है भाई, बस कुछ नहीं, याद रखिएगा उनके शरीर में ब्लड था, और वो ब्लड ना क्या हो गया, अचानक उनके हृदय में फेफड़े में आकर के जम गया, हृदय में फेफड़ा में जो भी है वो क्या हो गया, वो रक्त जम गया, थक्का हो गया, और थक्का हो गया तो उस क्या हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन क्या कर दिया, वो रोक दिया। नहीं, अब हवा अंदर गया नहीं, बाहर आया नहीं, क्योंकि अब रास्ता अगर बंद हो जाए तो कैसे जाएगी हवाएं, क्लियर। तो अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, समय भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो जब भी कोई हार्ट वाला अगर लोग मिल जाए आपको अचानक चलते हुए, मैंने चल रहा है, कोई गिर जाए, समझिए उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसको सीने को ना खूब कस कस के पंच कीजिएगा, दबाइएगा, पंच कीजिएगा, दबाइएगा, या मुंह में फूकिएगा, तो हो सकता है उसकी कुछ हद तक जान बच सकती है, ठीक है। घबराना नहीं है, बस उसके सीने को खूब कस कस के दबाइए, ठीक है ना। हो सके तो उसके मुंह में अपना मुंह डाल करके उसको कस के फूकिए, ठीक है ना। तब फूकने से भी क्या होता है, उसके शरीर का जो ना ब्लड सर्कुलेशन चल सकता है, ठीक है। तो ये तो शरीर के अंदर की बात करिए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइटस, ये क्या करती है भाई, तो ये क्या करती है, हमारे शरीर में जब कोई अंग कट जाता है, रक्त बाहर निकलने लगता है ना, तो रक्त बाहर निकलने लगता है ना, तो जैसे ही वायु के संपर्क में रक्त आती है तो वो वायु से अभिक्रिया करके इसे थक्का बना देती है, और रक्त को बहने से रोक देती है, ठीक है। जैसे अब मान लिया हमारा उंगली कट गया, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी समय के लिए ऐसे दबा देते हैं, क्या थोड़ी देर बाद देखिएगा आप हाथ हटाइएगा तो लगेगा कि उखड़ भी नहीं कर रहा ना, उखड़ जाएगा, ऐसे फेविक्विक थोड़े ही जैसे सट गया है, लेकिन उखड़ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिएगा सट गया, अब नहीं बह रहा है। ये किसके कारण, प्लेटलेट्स। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स ना हो, प्लेटलेट्स ना हो तो ये रक्त बहाव रुकेगा नहीं जल्दी, ठीक है। अब देखिए दोनों स्थिति में खतरनाक है, अगर ज्यादा बॉडी में हो गया तो हार्ट अटैक की बीमारी, और कम हो गया तो कट गया तो बहाव शुरू, है ना। इसीलिए हम लोगों को भोजन करने के लिए जो कहा जाता है ना, कहा जाता है ए भैया सब रंग के भोजन करियो ना, और न तो ज्यादा कहीं प्लेटलेट्स हो गया तो हार्ट अटैक ज्यादा हो जाए तो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग तरह तरह के भोजन करते हैं कि हम लोगों को कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो अभी पढ़ रहे थे आप रक्त के
ठीक है। अब रक्त का काम क्या हो गया, समझ गए कि रक्त का काम तो आप समझ ही रहे हैं कि हमारे शरीर में भोजन को लाना ले जाना, वो तो आगे की चीज है जो क्लास 10th में देखेंगे। चलेंगे। अब एक लसिका है, ये वर्णहीन, याद रखेंगे ये वर्णहीन द्रव है, यह शरीर में रोगाणुओं से बचाती है। देखिए लसिका क्या होता है सोच समझिए। हमारे शरीर में जो लसिका है ये क्या करती है, देखिए नाभि है, नाभि, नाभि माने समझ रहे हैं, नस, नस से जा रही है कौन, लसिका। और जैसे ही आगे जाती है ना तो क्या होता है, कभी कभी श्वेत कण जो है WBC, जो अभी बताया कि गाड़ी पर लटकल रहता है, बंदूक ले ले, नहीं देखे फिल्म में स्टाइल में, नहीं गेट खोल ले आना लटकल रहता है, बंदूक कन्हा में टांगले रहता है, एकदम गाड़ी जा रहा है तेजी से, हिल हाँ धैले रहता, नहीं देखे हैं। वैसे ही समझ लीजिए RBC गाड़ी को ले जा रहा है और WBC लटकल रहता है। हो सकता है एक आध को WBC उसमें से कूद जाता होगा क्या, और नास से बाहर आ जाता है, और हमारे शरीर में एक गाढ़ा सफेद चिपचिपा द्रव का निर्माण कर देता है, वो कहलाता है लसिका। ये बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। और कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है, तो बता दिए कि नस से बाहर वो निकल जाती है, गाढ़ा चिपचिपा भी रहती है। अब समझिए ये हमारे लिए जब इतनी जरूरी है, नहीं क्योंकि कीटाणु विषाणु को मारने का काम करती है हमारे शरीर में, किसका काम, अभी आप पढ़े ना कि RBC तो ताकत देती है, WBC कीटाणु विषाणु मारती है, लसिका भी कीटाणु विषाणु मारती है। इसका मतलब WBC का ही कोई भाई होगा, नहीं जी, उसी से बनता है ये, नहीं। लेकिन आप देखेंगे कहाँ, मैं बता दूं आपको, जब किसी का घाव बहता होगा ना तो उसमें पीला पीला जो निकलता है, जिसको आप लोग कहते हैं देहात में पीज, नहीं कहते हैं, समझिए वो आपका लसिका है। वैसे ही रहता है लसिका बॉडी में, ठीक है। तो लसिका समझ गए, इसका क्या काम। चलते हैं आगे, हमारा है पेशी उत्तक, ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, कल देखते हैं फिर आगे शेष पार्ट, ठीक है।